नमस्कार। आज यूएस सीरीज में हम फिर आपके साथ एक खास मेहमान, खास गेस्ट को लाने के लिए बैठे हैं। और आज जिनसे मैं बात करने वाला हूं और जिस जगह पे बात कर रहा हूं, यह जगह है बोस्टन। बोस्टन, जहां पे दुनिया की सबसे फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च के काम सबसे अधिक होते हैं। चाहे वो हार्वर्ड की बात करें, चाहे बोस्टन मेडिकल की बात करें, या फिर एमआईटी की बात करें, सब इसी धरती से हुआ है, इसी धरती पे हो रहा है। और इसी धरती पे हमारे देश के एक नवयुवक जो चल के यहाँ आए और उन्होंने बोस्टन चिल्ड्रन मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिन्होंने रिसर्च का काम किया, उनसे मैं आपसे मुखातिब कराऊंगा, बात कराऊंगा। और उनका नाम है मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू एंड आप सभी को नमस्कार, ग्रीटिंग्स बॉस्टन से, और सभी देखने वालों को भी। मेरा नाम मुकेश कुमार है और जैसा मृगेन जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी बिहार की धरती से आया हुआ हूँ, बट इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। मैं बहुत ही एक छोटे से गांव से, दरभंगा से हूँ, जिसका नाम कंसी है, लेकिन लोग उसको कंसी सिमरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और तो it's been a long journey across multiple different continents to be here today and speaking with you, starting from कंसी। और मेरा बहुत सारा बचपन कंसी में बीता। उसके बाद पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड आई स्पेंट इन रांची, वहाँ के स्कूल्स में, वहाँ बुंडू, तमार, वो सब जो छोटा छोटा सिटीज़ है, गांव है उस एरिया में। और उसके बाद फिर रांची में बहुत सारा, एंड देन फ्रॉम रांची से आपने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईएससी में, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आई जॉइंड एज अ रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एंड साथ में TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि बैंगलोर में NCBS के नाम से जाना जाता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, विच इज विंग ऑफ TIFR। तो उन दोनों के साथ में मैंने काम किया वहाँ पे। एंड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उस टाइम में मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट, व्हिच इज द इवन विद इन IISc इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क विद प्रोफेसर बलराम, who was director of IISc that time, and he's been a well known and world renowned scientist जिस फील्ड में है वो, बायोफिजिक्स के फील्ड में। So I was really fortunate to be able to work with him, spend some time with him. करेक्ट। ये उनके जैसी हस्ती जिनके भारत में, जिनको भी साइंस और टेक्नोलॉजी से थोड़ी भी पहचान है, बलराम सर का नाम जरूर जानता है। उसके साथ आपने साक्षात काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वहां से कैसे आपका जर्मनी, ड्रेसडेन जाना हुआ? तो जब बैंगलोर में मैंने IISc ज्वाइन किया, वहाँ पे वाज अबाउट 2 to 3 years में वहाँ पे था। उसके बाद लगा कि मैंने बायोकॉन ज्वाइन किया एज साइंटिस्ट। बायोकॉन विच इज अगेन इंडियाज लार्जेस्ट बायोटेक कंपनी है, एंड नॉट ओनली इंडियाज लार्जेस्ट बायोटेक कंपनी, आई थिंक वो वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा कर रही है, एंड स्पेशली इन जेनेरिक मेडिसिन, बायोसिमिलर्स जो है उसमें वन ऑफ द पायनियर है वो लोग, जहाँ पे कि वो लोग ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट आउटसाइड। जो उनका एक what is called API, active pharmaceutical ingredient, they make it and then वो formulate होता है by different companies। तो बायोकॉन ज्वाइन करने के बाद में लगा कि it was all good, कि आप अगर साइंस में है, आपने मास्टर्स किया है, एंड आपका प्रोफाइल अच्छा है, एंड इफ यू आर डेडिकेटेड to be working in science, it's good. I had a good career path then, but then I soon realized कि अगर आपको साइंस में और आगे जाना है, तो PhD जो है वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। बट ऑल्सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर आउटसाइड इंडिया, कि इंडिया में तो मैंने बेस्ट जो प्लेसेस है वो देखा है, बट व्हाट इज बियॉन्ड इंडिया साइंस में। और जिस फील्ड में आप काम करते हैं, वहाँ के जब आप पेपर्स पढ़ते हैं, तो जो भी मेजर डिस्कवरीज हुई होती है उस फील्ड में, इट्स यूजुअली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और इंडिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है, नॉट टू से कि इंडिया में काम नहीं हो रहा है, but again we are a little bit I wouldn't say behind, but advancement जो है वो थोड़ा slow होता है relatively। रिसोर्सेज का भी थोड़ा सा तो है exactly, और रिसर्च में as we know you already facing it,
और हम लोग को भी पता है कि रिसर्च रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिसोर्सेज। राइट। हम उसमें कहीं ना कहीं भी इसलिए पीछे हैं। शायद आने वाले दिनों में आप जैसे लोगों से कारण इंडिया भी बहुत आगे आएगा। तो फिर आप वहां से बायोकॉन से आपने मूव किया? तो मैंने मूव किया बायोकॉन से जर्मनी के लिए। जी और जी। जर्मनी जाने का मोटिवेशन एक था कि मेरे फील्ड में जो है, हाँ हाँ। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट जो है वो बेस्ड है जर्मनी में। करेक्ट। तो फिर मैंने वहाँ पे उनका जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, उनके लिए, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। उनका एक इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम होता है। तो अप्लाई कीजिए आप, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू फॉर 1 वीक। तो जो मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, दैट वाज फॉर 1 वीक। बट द गुड थिंग इज कि वो लोग they spend everything basically. They send you the travel ticket, they arrange for hotel, everything, so you don't have to spend even a single rupee. राइट। क्योंकि मेरे जैसे लोग जो कि मिडिल क्लास से आ रहे हैं, उनके लिए टू कम जर्मनी एंड स्पेंड अ वीक, it's almost impossible. But again, if you have the potential, और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो they call you, and then so I went there and I was lucky to be one of the finalists, got selected for that graduate program. और तो फिर मेरी पीएचडी की जर्नी वहाँ से शुरू हुई राइट। for 4 years at Max Planck Institute. क्या था वहाँ आपका पीएचडी का टॉपिक या सब्जेक्ट्स क्या थे आप? तो वहाँ पे था कि जैसे हम लोग में जो जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, उसमें प्रोटीन्स जो है, जो सबको हम लोग जानते हैं, which is also called functional molecule of your life. ट्रू। राइट। तो उस पे काम है मेरा। तो वहाँ पे जो मेरा पीएचडी का काम था कि जो भी प्रोटीन्स है सेल्स में है या टिश्यू में है या बॉडी के किसी ऑर्गन में है, तो उसको एनालाइज करना। राइट। मान लीजिए कि आप एक पेशेंट ले रहे हैं जो कि डायबिटीज है, और एक हेल्दी कंट्रोल ले रहे हैं आप, राइट। तो वो 2 पेशेंट्स का कोहोर्ट लेके, मल्टीपल पेशेंट्स, और उसमें आप देखिए कि क्या चेंजेस हो रहा है। राइट। जो डायबिटीज है उसमें क्या क्या प्रोटीन्स है जो कि चेंज हो रहा है या डिसरेगुलेट हो गया है कंपेयर टू द हेल्दी कंट्रोल। तो वो मेरा काम था कि टू डेवलप अ मेथड which can analyze these proteins in different samples, Okay. which can come from mouse or human samples or any other material relevant for the research. तो वहाँ आपने कब कंप्लीट किया इस रिसर्च को और कब पब्लिश हुआ आपका? तो वहाँ पे मेरा 2012 के दिसंबर से। तो वहाँ पे जर्मनी में एक अच्छी बात यह है कि वो टेन्योर जो है वो फिक्स होती है। तो 4 साल का उनका कोर्स होता है। राइट। एंड यू हैव टू फिनिश विद इन दैट 4 ईयर। ओके। तो उसमें होता है कि 3.5 ईयर जो है आपका रिसर्च वर्क होता है, और 6 मंथ जो है वो थीसिस लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। और बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम है, क्योंकि वो लोग, एक थीसिस कमिटी होती है which आपको प्रेजेंट करना होता है एवरी ईयर उनको, एंड देन दे सैंक्शन द नेक्स्ट ईयर फंडिंग। ऑलराइट। तो मेंटरशिप भी होती होगी उनके तरफ से कि which way you should proceed. एब्सोल्युटली। तो मेंटरशिप एक होती है जो कि आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है, पीएचडी सुपरवाइजर है, डे टू डे बिजनेस पे है, एंड देन यू हैव द कमिटी, राइट। तो अगर कहीं पे उस कमिटी को लग रहा है कि प्रोजेक्ट इज नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दे वुड प्रोवाइड देयर इनपुट। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। एंड इट हैज टू बी प्रोडक्टिव, फिनिश विद इन टाइमलाइन। तो वो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोथ फ्रॉम योर डायरेक्ट सुपरवाइजर जो है उनसे, as well as from with the team. आपने कब कंप्लीट किया वहाँ ब्रेस्टन में? तो मैंने वहाँ पे 2016 में, 2012 से 2016 में मैंने खत्म किया वहाँ पे। और फिर आपने वहाँ से मूव किया? तो फिर मैंने 2016 में खत्म करने के बाद में 1 year what was called पोस्ट डॉक्टरल स्टे किया मैंने, एक और साल वहाँ पे। क्योंकि जब आप पीएचडी करते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं। करेक्ट। एंड यू मे नॉट बी एबल टू पब्लिश एवरीथिंग, राइट। ट्रू। तो जो काम बचा रहता है, यू वांट टू पब्लिश दैट, क्योंकि अगर आपने साइंस में कुछ काम किया है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू पब्लिश सो दैट अदर्स कैन सी इट एंड अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। करेक्ट। टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट। एग्जैक्टली। एंड बिकॉज इट्स अ publicly funded institution, right, you want everything to be in public domain so that people can refer it, people can benefit from that. तो फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा ईयर लिया वो, और उस जो भी काम था मेरा उसको भी मैंने फिर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया। वो पब्लिश करने के बाद में मैं मूव किया बॉस्टन।
यहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग के लिए। तो और यहाँ पे बॉस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में करीब 5 साल आपने ऑलरेडी पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग करी मैंने। करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ भी आपका चूंकि जो भी काम था सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन Dresden, राइट। तो मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है दैट रिमेन सेम, लेकिन आप एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मेरा जो टेक्निक है वो हाउ टू एनालाइज प्रोटीन्स, लेकिन यहाँ पे जो मैंने रिसर्च एरिया चूज किया उसमें अप्लाई करने के लिए दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कि अल्जाइमर है, राइट। एंड इट्स वेरी relevant now that I am talking to you about this, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था, और तो अल्जाइमर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, unfortunate. Somehow you manage it, but there is no treatment. There is no not even proper treatment. Management is also not there. Absolutely, and it's a disease that is really penetrating, to the population quite a bit, right? जो number of patients है वो बहुत ज़्यादा across globe. इंडिया में आप देख लो तो आज के डेट में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, right? तो इंडिया में पहले होता था, अभी आई स्टिल रिमेम्बर कि गांव में जब दादाजी लोग होते थे, जब 60 के बाद वो लोग कुछ भूल जाते थे तो हम लोग बोलते थे अरे ये सठिया गए हैं, करेक्ट, जो अपने बिहार में होता है, बट नॉट नोइंग कि एक्चुअली वो क्लिनिकल सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, एग्जैक्टली, राइट। तो लोग बोलते थे कि मैं ये भूल गया हूँ, वो भूल गया हूँ, करेक्ट। एंड नाउ वी नो कि इट्स नॉट कि वो उनको कुछ ये है, बिकॉज़ ऑफ द जनरेशन ऑफ दैट डिजीज, राइट। और यूएस में इट्स आज जैसा आपने बोला कि इट्स अक्रॉस द ग्लोब, इट्स अ huge problem, and it's not only huge problem on the patient, उनके जो relatives हैं, जो उनको caretaker वाले हैं, उनके लिए वो ज्यादा painful है, not only the financial aspect of it, उनको take care करना, but also जो emotional aspect है, very correct, that's huge, क्योंकि आप imagine कीजिए कि मेरे डैड मुझे नहीं पहचान रहे हैं, very unfortunate, तो it's like devastating for the family. True. और यूएस में स्पेशली जो कि एजिंग पॉपुलेशन है, तो it's not a younger population compared to India, correct. तो यहाँ पे it's even more challenging, और जो cost associated is in tremendous. तो मैंने उस पे काम करना चालू किया, अल्जाइमर डिजीज पे, and related neurodegenerative एक term है, जी, which is neurodegeneration, which is basically death of your brain cells, right. और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अल्जाइमर है, but it's actually there are 20 different types of neurodegenerative diseases. Alzheimer itself, as far as I know, being a layman, is collection of some symptoms, exactly. not one disease, one particular thing. Exactly, right. और चैलेंज इज की जो ब्रेन है आपका, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन है आपका, राइट। तो इट्स नॉट इजी एक्सेस नहीं है, गेटिंग देयर, राइट। तो अगर आप जैसे दूसरे ऑर्गन्स है वहां पे आप सैंपल बायोप्सीज ले सकते हैं, एंड यू कैन एनालाइज द सैंपल, ब्लड ले सकते हैं, यू कैन एनालाइज इट, बट ब्रेन बहुत प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, तो इट्स वन ऑफ द चैलेंजेस टू एबल टू पेनिट्रेट देयर, तो इट मेक्स इट चैलेंजिंग मोर, बोथ फॉर द थेरेपेटिक्स, for the treatment, but as well as to understand the biology behind the disease, right? तो हम लोग जो मेरा जो research work था, which is I'm still continuing in my current role, हार्वर्ड मेडिकल से रिजाइन करके आपने एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन किया, that is right, बोस्टन में, right, that is right. तो going back to मेरा जो post doctoral research work था, which has become one of the milestone in the field, जो हमने काम पब्लिश किया, जो पेपर हमने पब्लिश किया, इट्स बीइंग वेल साइटेड, एंड वन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग साइंस, जो आप काम कर रहे हैं उसको पीपल आर एबल टू यूज इट एंड गेन सम नॉलेज फ्रॉम दैट, एंड देन बेनिफिट करते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली एडवांसिंग द साइंस और बेसिक रिसर्च, बट ऑल्सो टू बी एबल टू यूज दैट इंफॉर्मेशन and use it for the therapeutic purposes. मुकेश जी, जितना हम लोग जानते हैं कि इवन 1-2 पेपर पब्लिश होना बहुत बड़ी बात होती है, और जितना मैंने सुना है आपके बारे में कि आपके तकरीबन more than 20 papers has been published in different the best journals across the globe. That is right. It's a tremendous thing. My heartiest congratulations
for what you have achieved. थैंक यू, थैंक यू। एंड आई थिंक साइंस में यही है कि आपका जो जो भी काम कर रहे हैं आप, it's like, you know, the goal is always to publish so that others can Sure. benefit from that. So going back again to Alzheimer, जो हमने काम किया उसमें जी था जी कि जो भी पेशेंट्स सैंपल्स हम लोग को पोस्टमार्टम, बिकॉज अगेन यू कैन नॉट गेट द ब्रेन टिश्यू, सो इट्स चैलेंजिंग, तो हम लोग पेशेंट सैंपल्स पोस्टमार्टम ब्रेन टिश्यू को लेकर के उसमें एनालाइज करते हैं कि what is the different in the postmortem brain tissue of a Alzheimer patients compared to the same age normal and sex matched, you know, normal patients का क्या है उसमें. And that led to some of the very important discovery in the field, and that is being further pursued by a researcher but also pharmaceutical company to bringing out new drugs and new therapy, drugs, right? therapeutics. It takes time, but obviously we have the, you know, the information that people are using to make the drugs. It's wonderful, wonderful journey. इस जो नई ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, इसमें बेसिकली आपका रोल उसी में आगे है या कुछ अलग भी है? तो Harvard Medical School or Boston Children's Hospital, which was the affiliated hospital where my lab was situated, वहाँ से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में मैंने एक बायोटेक कंपनी है जो कि बॉस्टन में ही है, वहाँ एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट मैंने ज्वाइन किया। और ये कंपनी जो है ये रिएजेंट्स बनाती है फॉर रिसर्च यूज, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज और बहुत सारे, सो वी हैव अराउंड 8,000 प्लस प्रोडक्ट हैं इन द कैटलॉग। अब तो मेरा जो काम है अभी, वेयर आई लीड अ टीम ऑफ पीपल which are involved in the pipeline which is used to make these antibodies, but also involved in Alzheimer research, as well as some other cancer research. So it has different components. So it's a commercial entity. It's a we have these products, but we also have various strong basic research. और आप लोग जो ये प्रोडक्ट रिसर्च करके फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, उनको प्रोवाइड करते होंगे, बेस्ड ऑन दैट दे वर डूइंग अदर थिंग्स। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रिसर्च यूज ओनली है प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय, अगेन जैसा आपने राइटली बोला कि एकेडमिक लैब्स जो है वो यूज करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोटेक कंपनी है, दे ऑल यूज आवर प्रोडक्ट, उसमें यूज करते हैं वो लोग टू डू डिफरेंट aspect of scientific research. Perfect. मैं all the best for your future endeavor in this field. कि आप ऐसे नई नई चीजें लाएं जिसमें निश्चित रूप से ऑल टुगेदर ह्यूमन रेस का एक बेनिफिट हो सके, बेहतर हो सके। Absolutely. अभी जो हम लोग सुन रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड की एआई का बोलबाला चारों तरफ है, करेक्ट? आपके रिसर्च में, आपके डे टू डे वर्क में एआई से कुछ बेनिफिट होने वाला लगता है? क्या लगता है आपको? ह्यूज। सो इट्स नॉट ओनली लाइक फ्यूचरिस्टिक, नहीं, अभी हम लोग ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं, राइट? इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। तो हम लोग के फील्ड और एनी फील्ड, राइट, एनी गिवन, इतना जो डेटा ओवर द इयर्स जो कलेक्ट करके रखा गया है, राइट, टू बी एबल टू यूज इन अ more effective manner. I think AI is exactly doing that, right, and making it simple, जो आपके पास में डेटा है वो यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे फील्ड में जो एंटीबॉडी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें होता है टू मेक वन एंटीबॉडी, जैसे हमने देखा अभी कोविड के टाइम में कि एंटीबॉडी वाज, यू नो, सेवियर फॉर द ह्यूमन रेस। एग्जैक्टली, राइट। तो हम लोग जब बनाते हैं दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन यूज, इट्स ओनली फॉर द रिसर्च, बट इट गोज थ्रू द सिमिलर काइंड ऑफ पाइपलाइन, करेक्ट, वेयर यू हैव टू, यू नो, screen which is the, you know, best suitable antibody against a particular protein, against a particular target, and that takes quite a bit of time, but also huge investment. right. तो AI के आने से होगा कि we will be able to make that prediction in silico, right, so that we don't have to sacrifice that many animals, which is being used currently. We should be able to predict that, and then, you know, test that couple of, you know, 5 or 10 prediction, जो भी top 10 prediction है आपका, उसको जाके आप test कीजिए lab में। Ultimately it has to be tested in the lab and validated, but this would already help, you know, reduce time and cost that is being
anchored towards generation of these antibodies, and that ultimately helps, broaden our research area, that we can make more antibodies that will lower the cost and which will ultimately benefit other researchers in the area as well. मतलब टाइम एक तो बचेगी, ऊपर से रिसोर्सेज बचेंगे आपके। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग के जैसे लोगों के पास है, टाइम। Exactly. टाइम आपका बचेगा, तो यू कैन पुट दोज क्वालिटी टाइम इन डिफरेंट रिसर्च। Absolutely. राइट। एंड सेम टाइम आपने कहा कि वो जो नीडी प्राणी होते हैं जिनके ऊपर हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको भी हम बचा पाएंगे कुछ हद तक। Yes. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। मुकेश जी एक और बताइए, क्योंकि आपकी इनिशियल जर्नी, इनिशियल स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ भारत में हुआ है। जी बिल्कुल। और हम लोग के दिल के पास, हम दोनों के दिल के पास भारत बहुत नजदीक है। तो भारत में क्या चल रहा है अभी, कहाँ हैं हम खड़े इस पूरे दौर में? भारत में मतलब टैलेंट तो बहुत है, आप जैसे टैलेंट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट गोज विदाउट सेइंग कि टैलेंट, हम लोग कहीं भी जाए, आप जर्मनी जाइए, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इन जर्मनी, मैक्स प्लैंक है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि कितने भारतीय हैं वहाँ पे, कितने लोग हम लोग साथ में थे वहाँ पे। और वहाँ से फिर आप बॉस्टन आइए, हार्वर्ड आइए, विच इज अगेन द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिस फ्लोर पे आप काम कर रहे हैं उसी फ्लोर पे देखिए कितने आपको भारतीय मिलेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम या एग्जैक्टली। तो टैलेंट की तो कहीं कोई कमी नहीं है। एडवांसमेंट भी बहुत हो रहा है। व्हेन आई लुक बैक, आज से 10 साल 15 साल पहले और 20 साल पहले जब मैं था इंडिया में, और जो अभी है, राइट, तो एडवांसमेंट हो रहा है। बट आई थिंक one of the challenge that I see is basic research is expensive, right? It needs a lot of money, it needs a lot of initial investment, which I think we are making progress. We are increasing that, but I think abhi bhi usme jo initial investment hai, and again हम लोग जो GDP है उसका उतना भी बहुत ज्यादा अभी नहीं, हम लोग बेसिक रिसर्च पे नहीं थोड़ा कमी है उसमें। ट्रू। बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। एंड अगेन इट्स जस्ट एन एक्सपेंसिव फील्ड जो बेसिक रिसर्च है उसका, और उसका इंस्टेंट आउटपुट आपको नहीं मिलता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट टेक्स सम टाइम। जैसे एक मेडिसिन को डेवलप होने में एटलीस्ट 10 से 15 साल लगता है, फ्रॉम बेसिक रिसर्च इन द लैब टू really be able to administer in the human, right, or in the patients, and जो इन्वेस्टमेंट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर में है। तो आई थिंक वो सब थोड़ा अभी हम लोग में मैं आपके जरिए ही रिक्वेस्ट करूंगा अपने गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारे देश के फिलैंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो पैसे देते हैं अलग अलग चीज़ों में, वो पैसे कुछ साइंस एंड रिसर्च में भी दें, ताकि इससे हमारे देश भी इसमें एक बड़ा नाम, बड़ा काम कर सके। ऑफ कोर्स हम में कैपेबिलिटीज हैं कि हम बड़े काम को, हो सकता है यहाँ जितने खर्चे में होती है उसे कम खर्चों में कर सके। एब्सोल्युटली। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि जो हार्वर्ड में या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट फंडिंग। वेरी करेक्ट, राइट। वो जो एक पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सब कुछ गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, राइट। और ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो चीज को कि बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कंसोर्शियम है व्हिच काइंड ऑफ फंड्स द रिसर्च। तो हम लोग के खुद के ही लैब में बैक एट हार्वर्ड जितना NIH का फंडिंग होता है उससे similarly you also get funding from the others, private institutes. Very correct. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी आके हेल्प करे, इसमें कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पैसा ना कॉर्पोरेट को CSR में देने होते हैं, जो पैसा कई बार तो यूज होते हैं, कई बार उसके प्रॉपर यूज शायद नहीं हो पाते हैं। तो शायद इन पैसों को अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ला पाए, रिसर्च की तरफ ला पाए, तो हम भी इस फील्ड में एक बड़ा नाम कर सकते हैं, जी, कुछ बड़ा कल्याण का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगेन वही है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोग आके वहां से फिर यहाँ पे लोग काम करते हैं, नॉट ओनली बिकॉज कि मुझे जाके US का लाइफस्टाइल पसंद है या और एनी अदर, इट्स जस्ट दैट motivation to do more and learn advanced technique, right। और वो सब आप थोड़ा यहाँ पे opportunities ज्यादा मिलती हैं आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वंडरफुल।
एक और चीज मैं पूछूंगा, पर्टिकुलरली आज के बच्चे जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना पाते हैं, मगर एक ये भी चलता है बच्चों के मन में कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जो आपने कहा कि एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है, और आपने भी अपने कैरियर के इनिशियल डेज में काफ़ी समय दिया हुआ, तब आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो नए बच्चों के एंगल से जो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, मगर एक झिझक भी है, इंटेलिजेंसिया है, इंटरेस्ट है, मगर झिझक है कि टाइम बहुत लगेगा, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप, खास के अपने भारतीय बच्चों के लिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इट टेक्स टाइम। हाँ, और अगर आप और बेसिक रिसर्च का अगेन वही है कि अगर आपको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती है इसमें, राइट? इफ यू आर लकी, आप एक कोई प्रोजेक्ट करें और वो ब्लॉकबस्टर हो जाए और उससे मेडिसिन बन जाए, बहुत ही रेयर होता है रेयर ऐसा। होता है। इट टेक्स रियली ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च, जो कि मतलब आप थाउजेंड्स ऑफ चीजें करते हैं, मिलियंस ऑफ चीजें करते हैं, उसमें से कोई एक चीज ऐसी होती है which ultimately becomes a drug. But वो 1000 चीजें important है to understand and to be able to deliver that one final drug, right? तो it takes long career होता है। और दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, राइट? बहुत सारे रिसर्च में ऐसे होते हैं कि and which we see more here and in the states कि आपने PhD कर ली है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर ली है, उसके बाद यू कैन बी हैप्पी डूइंग नॉर्मल साइंटिस्ट वाले वर्क। आपको ये नहीं है कि मुझे उस लेवल पे जाना है, राइट? तो उस टाइप की चीजें भी है। एंड देन देयर आर पीपल हु आर लाइक वेरी एम्बिशियस कि मुझे ये कर लिया मैं, इम्पैक्ट। एग्जैक्टली, राइट? तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल। आई डोंट नो, मेरे पास कुछ ऐसा एक एडवाइस नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट you have to believe in yourself कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे करना है। Sometime people will doubt you and we have an excellent story जो कोविड वैक्सीन के बारे में है, करेक्ट, करेक्ट। जो इन्वेंटर है कोविड वैक्सीन की, वन ऑफ द इन्वेंटर which she receives a Nobel Prize, उनके पास में एक टाइम था जब उनको फंडिंग नहीं मिली थी इस प्रोजेक्ट के लिए। she was kicked out of the department क्योंकि nobody believed in that science that time, right? But then she persisted on her finding and then now she's a Nobel Prize winner and COVID vaccine we all know कि कितना सक्सेसफुल है। Same thing, everybody has a story to tell in science। True, true। कि आपको एक टाइम वैसा आता है where you feel lonely, where you feel कि अरे जो मैं कर रहा हूँ, you start doubting yourself, is it worth it? But you have to trust yourself, you have to believe in yourself, and then I think perseverance is another term used for researcher कि आप में वो होना चाहिए। and then yeah, believe yourself आपने बहुत सही कहा कि दो वर्ड पकड़ के रखना है, पेशेंस, बी पेशेंट एंड हैव परसिवरेंस। दीज टू थिंग्स विल क्रिएट समथिंग बिग। एग्जैक्टली, हर जगह होता है और आपके फील्ड में कुछ ज्यादा ही होता है। एग्जैक्टली। मुकेश जी, आपसे जो बातें करके मुझे समझ में आ रही है कि सचमुच में रिसर्च एक ऐसी दुनिया जो लगता है बाहर से सुन के कि बोरिंग होगी, मगर आप जैसे लोग जिस तरह से इसको एक्साइटिंग बनाते हैं, हर रोज नई नई चीज करते हैं, सचमुच में बहुत सारे बच्चे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। और उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो आपने कहा कि इंडिया में भी है और इंडिया के साथ साथ दुनिया में हर जगह, खास के अपने देश के बच्चे, भारतीय बच्चों का वेलकम कर रही है, क्योंकि एक इंप्रेशन जो आप लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है इस फील्ड में हर जगह, तो लोगों को पता है कि भारत से बच्चे आ रहे हैं तो दे विल डू वेल। वो मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, दे आर पेशेंस एंड हैविंग द परसिवरेंस। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। इससे बढ़िया मैं समराइज कभी कर नहीं सकता। एंड अगेन मैं जब खुद का ही जर्नी देखता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रियली स्मॉल विलेज इन बिहार, दरभंगा, और वहां से फिर हम लोग के लिए उस टाइम में नॉर्थ से साउथ मूव करना भी एक बड़ी बात होती थी, राइट? स्पेशली फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड। एंड देन वहां से फिर जर्मनी एंड फिर यूएस, एंड आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना, इट्स नेवर एन इजी टास्क। आई थिंक इट इज चैलेंजिंग। और आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जो लोग सुन रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं टू गो अब्रॉड एंड परस्यू साइंस और एनी करियर, आई थिंक जो मुझे लगा जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है उसमें, विच इज टू नॉट बी एबल टू बी विथ योर फैमिली when they needed you the most.
तो वो This is- मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. रेस्ट ऑल वी आर वेरी रेजिलियंट इंडियन एज ए इंडियन, क्योंकि हम लोग को हर तरह की यू नो सिचुएशंस होती है which makes us I think inherently resilient. तो हम लोग वो करते हैं, वो सब तो है, but that's one of the challenge I would say. आपने बहुत सही कहा मुकेश जी कि बस कुछ पाना है सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको दो चीजें प्रूफ करनी है कि अपने देश का नाम भी रोशन करना है और ह्यूमन रेस के लिए आप काम कर रहे हैं कि अच्छा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें. तो उसके लिए पर्सनल सेक्रीफाइसेस आप जैसे लोग बहुत देते हैं और आपने भी दिया है. बहुत करेक्ट. राइट. और यही सेक्रीफाइसेस हमें कुछ बड़ा बनाती है. तो सेक्रीफाइसेस तो देने ही होते हैं सबको, और आपने जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं टाइम एंड अगेन, वो तो है ही, सब जान रहे हैं. सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड मुकेश जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस थैंक यू, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके. एंड इट्स ऑलवेज you know an inspiring journey, learning from you as well. And then again, you know, we see tremendous success story, but behind every success story there are a lot of challenges. True. You would never know the challenges behind the success story, but I think, you know, life without challenges is not really नहीं, worth दिखता it. है सिर्फ सक्सेस, सिर्फ मगर उस दिखता है सिर्फ सक्सेस के नीचे success. कितने फेलियर्स हैं वो लोगों को दिखते नहीं है. Yeah, and I आपने सही think कहा. self belief अगर है आप में, हम्म, तो you can do wonders. I think I genuinely believe in that, कि अगर आप में self belief है, वो determination है, तो nothing can stops you. थैंक So यू मुकेश जी.